गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 उबंटू लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिक्स तंत्र के विकास को सफलता का श्रेय उसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों के योग्य चयन एवं उनके अमलीकरण को जाता है। यूनिक्स सिस्टम के ढांचे मीन्स मॉडल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्रोग्रामिंग के बारे में सोचने की नई राहों से अवगत करवाया है। तो इस प्रकरण में हम यूनिक्स के इतिहास के बारे में और वर्तमान उबंटू लिनक्स के संचालन के विविध विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है उबंटू का इतिहास। 1969 में AT&T बेल प्रयोगशालाओं में विकसित यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास क्षेत्र में एक नया मोड़ साबित हुआ। इस विकास प्रक्रिया के केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रेन कर्निगन, डगलस मैक्लोरी और जॉय ओसाना का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ओके, तो ये विकास की प्रक्रिया में केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रेन कर्निगन, डगलस मैक्लोरी और जॉय ओसाना का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों और ऑपरेटिंग सिस्टमों के विकास संबंधित हमारी सोच पर पिछले 3 दशकों से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का अत्यंत प्रभाव रहा है। यूनिक्स और यूनिक्स की तरह यूनिक्स व्युत्पन्न प्रचालन तंत्र आज भी कंप्यूटर की दुनिया पर हावी है। तेज़ी से बदलते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम इतने लंबे समय से अब तक अपनी आवश्यक विशेषताओं के कारण प्रचलित है। जो लोग मूलभूत रूप से जनरल इलेक्ट्रिकल, उसे शॉर्ट में कहते हैं GE, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है MIT के साथ यूनिक्स पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वाकांक्षी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टिक्स के साथ यूनिक्स पर मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटरिंग सर्विस विकसित की। हालांकि इस परियोजना को कार्यान्वित करने में बहुत सारी बाधाएं थी क्योंकि वह एक बड़ी और जटिल परियोजना थी जिसका प्रचलन उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था। जब AT&T ने इस योजना से बाहर निकलने का फैसला किया तब केन थॉमसन, रिची और अन्य ने इस मल्टिक्स योजना को विकसित करने का निर्णय कर लिया था। केन थॉमसन ने स्पेस ट्रैवल नामक खेल जो मल्टिक्स योजना पर आधारित था उसे विकसित किया, परंतु वो बहुत खर्चीला था और बड़ी मशीन की आवश्यकता पड़ती थी। उसने बेल लैब्स में एक छोटी मशीन और स्पेस ट्रैवल को खेला। उसने और उसके साथियों ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अन्य संशोधन किए और अंत में उसे यूनिक्स कहा क्योंकि ये यूनिक्स है, उसका यूज़ सिंगल यूज़र द्वारा ही होता था। धीरे धीरे विकास हुआ और उसका उपयोग बहुत सारे लोग करने लगे, इसलिए उसका स्पेलिंग यूनिक्स UNICS से UNIX कर दिया और आकृति 6.1 में इसके 2 मुख्य सर्जकों के चित्र दिए हैं। उसमें जो सबसे पहला चित्र है उनका नाम है केन थॉमसन और जो दूसरा पिक्चर दिख रहा है उनका नाम है डेनिस रिची। अब हमारा दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण सफलता कारक। यूनिक्स डेवलपर्स ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रतियां सोर्स कोड और ऑनलाइन मैनुअल्स के साथ निःशुल्क वितरित किया। जल्द ही कई विश्वविद्यालयों, सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों ने भी यूनिक्स का उपयोग शुरू कर दिया। क्योंकि सोर्स कोड उपलब्ध होने के कारण यूनिक्स का नए मंच पर उपयोग बहुत आसान हो गया था। विश्वविद्यालयों और संगठनों को सोर्स कोड के अध्ययन की एवं उसमें परिवर्तन करने की अनुमति भी दी गई थी। आगामी वर्षों में अपनी नई सुविधाओं के साथ यूनिक्स और अधिक प्रचलित हुआ। डेनिस रिची और केन थॉमसन को 1983 में नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डेनिस रिची और केन थॉमसन को कौन से साल में नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1983।
यूनिक्स की सफलता को काफ़ी हद तक लोकप्रिय अथवा क्रांतिकारी विचार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह पहला सफल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका विकास उच्च स्तरीय भाषा में भी किया गया था। इसने पिछले अध्याय में चर्चित ट्री लाइक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को भी लोकप्रिय बनाया था। यह आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ अधिकांशतः सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में उपयोगी है। डिवाइसों को फाइलों के रूप में उपयोग करके इसने डिवाइस एक्सेस को सरल बनाया। यूनिक्स ने सभी कॉन्फ़िगरेशन जानकारियों को प्लेन टेक्स्ट फाइलों में संग्रहित किया जो आसानी से सुलभ और परिवर्तनीय है, मीन्स चेंजेबल है, उसे इजीली हम चेंज कर सकते हैं। यूनिक्स ने एक बहुत शक्तिशाली कमांड लाइन वातावरण प्रदान किया है जिसने वर्तमान कमांडों की शक्तियों को फ्लेक्सिबल रूप से संयोजित करके एक नया जॉब किया है। इस प्रमुख नवाचार ने नाटकीय रूप से लोगों की कार्यशैली, कार्यदक्षता और जीवन शैली को नई शक्ति प्रदान की। यूनिक्स ने मैनुअल सिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर एक नया चलन शुरू किया जिसमें कोई कमांड या विकल्प भूल जाने पर पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी से मुद्रित मैनुअल लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण सफलता कारक, उसमें तो आपको क्या याद रखना है कि डेनिस रिची और केन थॉमसन को 1983 में नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटर ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यूनिक्स की सफलता को लोकप्रिय और क्रांतिकारी विचार करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है फ्री सॉफ्टवेयर आंदोलन। 1980 के प्रारंभिक दौर में वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर विक्रेताओं द्वारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग और उसके लेन देन मीन्स वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप MIT में कार्यशील रिचर्ड स्टॉलमैन काफ़ी हताश हुए। उनके मतानुसार सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को हर तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी। सॉफ्टवेयर उपभोक्ताओं के लिए रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा दर्शाई गई 4 बुनियादी स्वतंत्रताओं का उल्लेख तालिका 6.1 में किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये पूरा जो टेबल है उसमें कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो उसमें है स्वतंत्रता 0, उसका विवरण में है किसी भी उद्देश्य के लिए प्रोग्राम रन करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 1, प्रोग्राम की कार्यशैली के अध्ययन की स्वतंत्रता, सोर्स कोड की मर्यादा न भंग करने की शर्त पर अपनी इच्छा अनुसार कंप्यूटिंग करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 2, पड़ोसियों की मदद हेतु प्रतियों के पुनः वितरण की स्वतंत्रता। और लास्ट है स्वतंत्रता 3, अपने परिवर्तित दृष्टिकोण की प्रतियों का अन्य लोगों को वितरण करने की स्वतंत्रता। तो ये पूरा टेबल था स्वतंत्रता के प्रकार। अंत में 1983 में उसने GNU प्रोजेक्ट शुरू किया। वह GNU को यूनिक्स जैसा बनाना चाहता था कार्यप्रणाली में, किंतु पूर्णतः स्वतंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि GNU यूनिक्स की तरह एक वाणिज्यिक प्रणाली सिस्टम नहीं था। उसने GNU नाम पसंद किया जो कि दर्शाता था कि GNU यूनिक्स नहीं है, अर्थात ऊपर दर्शाई गई सभी स्वतंत्रताएं उसने GNU और अन्य स्वतंत्र सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के विकास के लिए फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF शुरू किया। तो FSF का फुल फॉर्म है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। 1990 तक उसने और FSF मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने अधिकांश सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्रमुख घटकों की रचना की थी, जिसमें कंपाइलर, शेल और पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी का भी समावेश था। लेकिन कोर घटक कर्नल अधूरा था और उस पर धीमी गति से काम चल रहा था। तो ये था पूरा टॉपिक फ्री सॉफ्टवेयर आंदोलन। उसमें था FSF, तो स्वतंत्र सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के विकास के लिए फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को स्टार्ट किया था और उसके लिए प्रमुख घटकों की भी रचना की थी। और उसमें किसको समावेश किया था? तो फर्स्ट था कंपाइलर,
शेल और पुस्तकालय उनका समावेश भी किया गया था। और कोर घटक कर्नल क्या था, तब तक अधूरा था और उस पर भी धीमी गति से काम चल रहा था। नेक्स्ट इज लिनक्स का जन्म। 1990 में फिनलैंड के एक छात्र लिनस टॉरवाल्ड ने पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक प्रयोगात्मक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को विकसित किया, जिसे लिनक्स कर्नल का नाम दिया गया। लिनक्स का अर्थ लिनक्स यूनिक्स नहीं है, ये आपको याद रखना है, ब्रैकेट में दिया है। लिनक्स का अर्थ लिनक्स यूनिक्स नहीं है। जैसे ही उसने इंटरनेट पर अन्य प्रोग्रामरों के साथ संचार किया मीन्स कम्युनिकेशन किया, परियोजना तेज़ी से बढ़ी। उसके बाद उसका जो प्रोजेक्ट था वो तेज़ी से बढ़ने लगा। इन स्वयंसेवकों की मदद से अंततः लिनक्स कर्नल और GNU घटकों के संयोजन से पहला पूर्णतः स्वतंत्र यूनिक्स की तरह कार्य करने वाला सिस्टम बना। संयुक्त प्रणाली वाला यह सिस्टम GNU/लिनक्स या सिर्फ लिनक्स के रूप में जाना गया। और जब लिनक्स ने व्यापक रूप से सभी को स्वतंत्रता दी, यह बहुत विख्यात हो गया था। ओके, जब लिनक्स ने व्यापक रूप से सभी को स्वतंत्रता दी, तब ये जो लिनक्स प्रोग्राम था वो बहुत फेमस हो गया, जो कि GNU ने सबसे पहले ऐसा कर लिया था, सबको स्वतंत्रता दे दी थी, इसलिए वो पहले ही फेमस हो गया था। और उसके बाद में लिनक्स प्रोग्राम फेमस हुआ और स्वयंसेवकों के एक बड़े समुदाय, व्यक्तियों, संगठनों और यहाँ तक कि वाणिज्यिक निगमों ने इसके विकास का समर्थन किया, उनको सपोर्ट किया। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता और चयन। लिनक्स आज एक जन आंदोलन है। लिनस टॉरवाल्ड्स के नेतृत्व में एक समुदाय और स्वयं लिनस टॉरवाल्ड्स लिनक्स कर्नल के विकास की देखरेख करते हैं। कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों ने लगातार काम करके उपयोगकर्ताओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान किए हैं। अधिकतर मामलों में स्वतंत्रता सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड प्राप्त करने के लिए, उसे संशोधित करके सुधारने के लिए और उन सुधारों को पुनः समाज को प्रदान करने का अधिकार होता है, अथवा सुधरा हुआ सॉफ्टवेयर पसंदगी के नाम से पुनः वितरित करने का अधिकार होता है। सभी उपयोगकर्ताओं की आम ज़रूरतों के लिए उपलब्ध है। विभिन्न लोगों एवं संगठनों के चयन द्वारा सॉफ्टवेयर के विशाल भंडार ने अपने स्वयं के मापदंड और प्राथमिकताओं के अनुसार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वितरण अपने स्वयं के नाम से तहत किया गया। प्रत्येक लिनक्स के वितरण में लिनक्स कर्नल के कुछ संस्करणों का एक बंडल और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का एक सेट मन में कुछ उद्देश्यों के साथ चयनित किया गया। चयन मीन्स चूज़ किया गया। कुछ लोकप्रिय लोगों से उबंटू लिनक्स, लिनक्स मिंट, फेडोरा लिनक्स, डिबेन, GNU लिनक्स, रेड हैट, एंटरप्राइज लिनक्स। यह एक वाणिज्यिक है लेकिन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, OpenSUSE लिनक्स, नॉपिक्स और कई अन्य डिस्ट्रीब्यूशन उनके ध्येय और विषय वस्तु में भिन्न हैं। ओके, तो लिनक्स क्या है, आज के समय में एक जन आंदोलन है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक मालिकी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसे उपयोग में लेने के लिए खरीदना चाहिए। ओके, उसे परचेस करना पड़ता है। जब नई आवृत्ति आती है तब उस अपडेट आवृत्ति को फिर से हमें खरीदना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना आसान है, उसमें एक उत्तम डिवाइस ड्राइवर आधार भी है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने गुणवत्ता सुधारने के लिए वर्तमान आवृत्तियों की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर एवं सुरक्षित कदम उठाए हैं, फिर भी उपयोगकर्ता के दिमाग में उससे संबंधित शंकाएं उत्पन्न होती है। कंप्यूटर पर व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण इसे भी क्रैंकरों मीन्स दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ अत्यधिक कुशल प्रोग्राम द्वारा हमलों का सबसे लोकप्रिय लक्ष्य बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट को शालीनता से चलाने के लिए ज़्यादा हार्डवेयर संसाधनों और उच्च अंत विन्यास की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लोग मिश्रित सॉफ्टवेयर कई अलग अलग स्रोतों से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिस्टम पर चलाते हैं। उसका अंतिम अनुभव कुछ अलग होता है और कुछ दिक्कतें पेश आती है जिनका सही कारण दर्शाना बहुत कठिन हो जाता है।
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक मालिकी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो उसके यूज़ के लिए हमें उसको ख़रीदना पड़ता है और उसके नए वर्जन्स आते हैं तो उसे भी हमें ख़रीदना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो यूज़र्स है, जो उपयोग करता है, उनके दिमाग में उससे संबंधित शंकाएँ उत्पन्न होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, फिर भी उसे हमलों का सबसे लोकप्रिय लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ एप्पल OS X। एप्पल OS X, एप्पल OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम X भी एक स्वामित्व वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ एप्पल द्वारा बनी मशीन भी आती है जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकती। ये सिस्टम अपने उच्च गुणवत्ता वाले हार्डवेयर दृश्य अपील के लिए जानी जाती है, जो उत्साही एप्पल प्रशंसकों के लिए जानी जाती है, जो उत्साही एप्पल प्रशंसकों के लिए सर्वोत्तम उपयोगकर्ता का अनुभव कराती है। समग्र हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर वातावरण कसकर एप्पल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सुसंगत और विश्वसनीय उपयोगकर्ता का अनुभव देता है। हालांकि पहले सिस्टम पूर्णतया सुरक्षित समझी जाती थी, परंतु हाल में ही फैले मालवेयर ने दिखाया है कि ये भी हमलों से प्रतिरक्षित नहीं है। सिस्टम के प्रमुख लाभ इसकी अनुरूपता, उच्च गुणवत्ता और उपयोगकर्ता अनुभव है। उसके खिलाफ उपयोगकर्ता मीन्स यूज़र एप्पल द्वारा नियंत्रित एक संकीर्ण दुनिया तक ही सीमित है और तीसरे पक्ष के आवेदन का समर्थन सीमित है। इसके अलावा ये उत्पादन काफ़ी महंगा भी है। तो ये जो एप्पल OS X है वो क्या है, स्वामित्व वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके साथ एक मशीन भी हमें देते हैं। वो एक मशीन भी बनाई गई है और वो प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरह ये भी सुरक्षित नहीं है, इस पर भी बहुत सारे हमले होते हैं, इसलिए इसे भी हम लोग के लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ लिनक्स अपने पूर्ववर्ती यूनिक्स जैसा ही उच्च प्रदर्शन, सुरक्षा, विश्वसनीयता और पोर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। हार्डवेयर भले ही पुराना या निम्न स्तर का हो, फिर भी कोई व्यक्ति उस पर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चला सकता है। यह अधिकांश PC विन्यास पर काफ़ी स्थिर होता है और यह उच्च शक्तिशाली CLI को परंपरागत रूप से यूनिक्स की शक्ति को एक प्रभावशाली GUI के साथ जोड़ता है, जो इसे अन्य दो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा उपयोगकर्ताओं के लिए सरलता से उपयोग करने योग्य बनाता है। लिनक्स की नोटबुक में एक विशेष रूप से मजबूत उपस्थिति है, मीन्स छोटे नोटबुक कंप्यूटर जिसका उपयोग विशेष इंटरनेट के लिए होता है। अनन्य और आधार ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फ्री मीन्स मुफ्त होते हैं, जिनका उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार उनकी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उपयोग करता है। लिनक्स CLI और GUI दोनों के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराता है। सबसे प्रचलित GUI, KDE, GNOME और यूनिटी है। GUI का नवीनतम संस्करण अन्य दो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रतिस्पर्धी है, हालांकि थोड़ा अधिक विन्यास आवश्यक है। तो आपको CLI और GUI का फुल फॉर्म पता ही होगा। ओके, CLI का है कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI का है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लिनक्स का मुख्य लाभ मात्र उसकी स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की स्वतंत्रता भी देता है। लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ उत्कृष्ट अंतर प्रदान करता है और आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ विभाजन और संगठन के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लिनक्स पर ऑफिस सूट OpenOffice.org या लिबर ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ अच्छा अंतर प्रदान करता है। संक्षेप में, लिनक्स औसत कंप्यूटर उपयोगकर्ता की सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है और जैसे ही आप उसके साथ सेटल हो जाते हो, वह आपके उपयोग के लिए और अधिक सुविधाजनक हो जाता है और यह सब आपका 100% स्वतंत्र एवं 100% कानूनी है। नेक्स्ट इज़ उबंटू लिनक्स का परिचय। इंट्रोडक्शन। उबंटू लिनक्स एक लिनक्स वितरण है जो कि UK की कंपनी
कैनोनिकल एलटीडी मीन्स कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा सर्जित है, जिसकी स्थापना अफ्रीकी मार्क शटलवर्थ द्वारा की गई थी। यह डेबियन GNU लिनक्स वितरण पर आधारित है। उबंटू एक प्राचीन अफ्रीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है दूसरों के लिए मानवता। और ये आपको याद रखना है कि उबंटू एक प्राचीन अफ्रीकी शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है, दूसरों के लिए मानवता / दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अनुसार यह व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा आम लक्ष्यों और समूह भावना पर जोर देती है, साथ ही परस्पर सहकार भावना में विश्वास रखती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इसी तरह की विचारधारा पर आधारित है, इसलिए इस वितरण को उबंटू नाम दिया गया। उबंटू स्वतंत्र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैनोनिकल भुगतान सहायता सेवाओं द्वारा पैसा कमाना चाहती है, जबकि कैनोनिकल मुख्य सूत्रधार है। उबंटू भी मुख्य प्रायोजक के रूप में उबंटू फाउंडेशन बड़े डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं द्वारा समर्थित है। उबंटू प्रयोज्य सुरक्षा और स्थिरता पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अपनी उपयोग क्षमता और अच्छे युक्ति समर्थन ने इसको उच्च कोटि की लिनक्स वितरणों में स्थान दिया है और टिकाए रखा है। यहाँ पर आप आकृति 6.2 में उबंटू लोगो दर्शाया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमारे स्कूल का लोगो होता है, कोई भी कंपनी का लोगो होता है, वैसे भी उबंटू लिनक्स का भी लोगो होता है और वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज उबंटू संस्करण। उबंटू का एक निश्चय प्रकाशन चक्र है। यह एक नए संस्करण के साथ प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर महीनों में प्रकाशित किया जाता है। यह आपको याद रखना है कि उबंटू एक क्या है, निश्चित प्रकाशन चक्र है और ये प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर महीने में प्रकाशित किया जाता है। ओके, आपको यहाँ पर पूछेंगे कौन से महीने में प्रकाशित किया जाता है, तो उसका आंसर है अप्रैल और अक्टूबर महीने में। प्रकाशन संख्या प्रथम 2 अंक वर्ष को तथा दशमलव के बाद के 2 अंक महीने को दर्शाते हैं, जैसे कि उबंटू 10.04 LTS अप्रैल 2010 में जारी किया था। प्रकाशन संख्या के साथ 2 शब्दों के नाम वाले का उपयोग होता है, जिसमें प्रथम शब्द विशेषण और दूसरा शब्द किसी जानवर का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर उबंटू 10.04 LTS को ल्यूसिड लिनक्स मीन्स बन बिलाव, प्रिसाइज पेंगोलिन मीन्स सटीक छिपकली कहा जाता है। वैसे लोग अक्सर प्रकाशन जारी करने की जानकारी के लिए मात्र पहले शब्द का उपयोग करते हैं। पहले मीन्स प्रथम शब्द अल्फ़ाबेटिकल क्रम में चुने जाते हैं, जिससे कौन सा संस्करण नया रिलीज हुआ इसकी पहचान तुरंत हो जाती है। प्रत्येक डेस्कटॉप एडिशन ऑफिशियली 18 माह की होती है। हर 2 वर्ष में एक दीर्घकालीन समर्थन संस्करण LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये फुल फॉर्म है LTS का, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, प्रकाशित किया जाता है। पहले डेस्कटॉप संस्करण के लिए LTS से शुरू होने वाला डेस्कटॉप संस्करण प्रति 5 वर्ष के लिए समर्थन मान्य है। उबंटू की प्रमुख शक्ति या उसकी उपयोगिता बड़े अच्छा उपयोगकर्ताओं का समुदाय और डेवलपर्स की युक्ति समर्थन है। इसे कई निर्माताओं और बड़े संगठनों द्वारा अपनाया गया है।